हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग बेसिक। सोल्जर्स का नाम सुनकर हम सभी का दिल फक्र से ऊंचा हो जाता है कि वो दिन रात बॉर्डर के पास अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना देश के लिए लड़ते रहते हैं। वो किन हालातों से गुजरते हैं, उन्हें कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और ऐसी मुश्किल परिस्थिति में अगर उनका कोई अपना गद्दार हो तो वो क्या कदम उठाएंगे। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस कहानी में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। इस कहानी की शुरुआत में हम हेलीकॉप्टर में बैठे कुछ रेंजर्स को देखते हैं जो एक ट्रेनिंग मिशन पर जा रहे होते हैं। उनका सार्जेंट वेस्ट उन्हें बताता है कि उन्हें 2 के ग्रुप में बंटना होगा और जो ग्रुप सबसे पहले शेल्टर पर पहुंचेगा वो जीत जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जाता है बेस की तरफ, जहां हमको पता चलता है कि जो टुकड़ी उस ट्रेनिंग मिशन पर गई है उनसे 6 घंटे से कोई भी कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। जिसके बाद कर्नल स्टाइलिस अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर से उनको ढूंढने के लिए जाते हैं, जहां वो देख पाते हैं कि उसी टुकड़ी का एक आदमी अपने एक सैनिक को लेकर कहीं जा रहा होता है कि तभी उन्हीं का एक और साथी उस पर गोली चलाता है, जिसको देखकर वो तुरंत हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हैं। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उस हादसे से 4 लोग वापस आए होते हैं, जिनमें से 2 मर चुके होते हैं और एक की हालत काफी खराब होती है। तो बचा है सिर्फ एक आदमी, जिससे कैप्टन जूलिया ऑसबॉर्न, जो कि एक इन हाउस इन्वेस्टिगेटर होती है, तहकीकात करने की कोशिश करती है। मगर वो सोल्जर कुछ भी नहीं बोलता और एक पेज पर कुछ लिखकर उसको दे देता है। जूलिया बाहर आकर कर्नल स्टाइलिस को वो पेपर दिखाती है जिस पर लिखा होता है कि वो सिर्फ एक ऑफ पोस्ट रेंजर से ही बात करेगा और उस पेज के नीचे उसने 8 का सिंबल बनाया होता है, जिसको देखकर कर्नल स्टाइलिस जूलिया से कहता है कि वो एक ऐसे आदमी को जानते हैं, जिस पर जूलिया बिल्कुल भी सहमत नहीं होती है, क्योंकि उसको लगता है कि शायद मुजरिम की बातें मानना कानूनी तौर से गलत है। मगर कर्नल उसकी एक नहीं सुनता है। कर्नल को जल्द से जल्द ये मामला सुलझाना होता है, क्योंकि कुछ ही देर में हायर ऑफिशियल्स आकर उसी को सभी चीजों का जिम्मेदार मानते हैं। इसलिए वो कॉल करता है एक ऐसे शख्स को जो अपने टाइम का बेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर माना जाता है और वही हमारी आज की कहानी का मेन कैरेक्टर भी है। अब कर्नल स्टाइलिस कॉल करता है टॉम हार्डी को और उसको वहां पर तुरंत आने के लिए कहता है। वो जूलिया को बताता है कि टॉम पहले खुद आर्मी में था, मगर एक ड्रग डीलिंग केस के चलते उसको निकाल दिया गया और अभी वो एक ड्रग सेंटर का डीईए है। टॉम के वहां आने पर वो लोग उसको पूरा केस समझाते हैं और स्टाइलिस उसको बताता है कि वो जो कुछ भी इस केस में अनकवर करेगा उसका नाम जूलिया के ऊपर जाएगा, क्योंकि टॉम अब आर्मी में नहीं है और ये एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन है। तभी कर्नल स्टाइलिस टॉम को साइड में ले जाता है और उसको कुछ बातें बताता है। अब टॉम और जूलिया, जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं बन रही होती है, इन्वेस्टिगेटिंग रूम में आ जाते हैं, जहां पर होता है सार्जेंट रेमंड। जूलिया बताती है कि उसने रेमंड से बात करने की बहुत कोशिश की है, मगर उसने कुछ भी नहीं बोला। तब टॉम कहता है कि वो उससे 3 मिनट के अंदर बात करके दिखाएगा। टॉम बहुत कैजुअल होकर रेमंड से क्वेश्चन पूछता है, जो जूलिया को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है, मगर वो कुछ भी नहीं कहती है। टॉम जब इधर उधर की बातें करता है तो रेमंड भी धीरे धीरे बोलना शुरू कर देता है, जो देखकर जूलिया को थोड़ा आश्चर्य होता है। जिसके बाद वो बताता है कि बाकी सभी लोग मर चुके हैं जो उनके साथ गए थे। अब यहाँ से सीन पास्ट में जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं सार्जेंट वेस्ट को, जो इस टुकड़ी की ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, जिसके मेंबर वो सभी लोग होते हैं जो उस मिशन पर गए थे। यहाँ पर हम देखते हैं एक सिपाही पाइक को, जो एक ब्लैकमैन होता है और सार्जेंट वेस्ट उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे होते हैं और बार बार उसे अलग अलग तरीकों से टॉर्चर करते हैं। इसके बाद रेमंड बताता है कि एक बार वो सभी लोग एक भयानक ट्रेनिंग मिशन पर गए थे, जहां उन्होंने बहुत से पहाड़ और नदियों को पार किया। जिसके बाद जब वो एक पहाड़ चढ़ रहे थे, तब सभी लोगों के ऊपर आने के बाद पाइक थोड़ा नीचे रह गया था, जिस पर सार्जेंट वेस्ट ने उसका बैकपैक उससे मांगा, जिस पर सभी को लगा कि शायद वो उसकी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन तभी उन्होंने उस बैग को वापस खाई में फेंक दिया और पाइक को उसको लाने के लिए कहा। ये इंसिडेंट देखकर उनके ग्रुप के सभी लोग बहुत डर चुके थे, क्योंकि उनको लगता था कि सार्जेंट वेस्ट उन सभी को मिशन एक्सीडेंट बोलकर मरवाना चाहते हैं, खास करके पाइक को। उस मिशन के बाद जैसे ही पाइक वापस आया, तुरंत ही सार्जेंट वेस्ट वहां पर आ गए और वो उन्हें उस मिशन पर बिना रुके फिर से ले गया, जहां वो हादसा हुआ। ये सब सुनकर सभी को ये समझ आ चुका था कि सार्जेंट वेस्ट कुछ ज्यादा ही सख्त थे और सभी लोगों के पास उनको मारने की कोई न कोई वजह थी। ये सब जानने के बाद वो लोग जाते हैं लेफ्टिनेंट लेविस कैंडल से मिलने, जिसे रेमंड अपने साथ वापस लेकर आया था। आगे हम देखते हैं कि जब टॉम और जूलिया हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो वहां पर मिलते हैं जूलिया के बॉयफ्रेंड पीट विल्मर से, जो उस अस्पताल का इंचार्ज होता है और टॉम का पुराना दोस्त भी। इसके बाद वो लोग लुइस के रूम में जाते हैं, जहाँ पहले तो वो कुछ नहीं बताता, मगर जब वो उसे बताता है कि अगर उसने कुछ नहीं बताया तो वो वही सच मान लेंगे जो उन्हें रेमंड ने बताया था। जिसके बाद लुइस बताता है कि वो एक होमोसेक्सुअल है
और सार्जेंट वेस्ट ये बात जानते थे। लुइस बताता है कि वो जनरल जोनाथन कैंडल का बेटा है और उन्हीं के प्रेशर में आकर उसने आर्मी ज्वाइन की थी। वो वहाँ रहना नहीं चाहता था और जब उसका ट्रांसफर वेस्ट के अंडर हुआ तो उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी क्योंकि वेस्ट कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर उस दिन पर जाता है जब वो सभी लोग हेलीकॉप्टर में थे और सार्जेंट वेस्ट उनकी टीम्स बना रहे थे। लुइस बताता है कि टीम्स बनी थी रेमंड, मिलर, पाइक, न्यूनेज और लुइस और कास्ट्रो। वो कहता है कि सार्जेंट वेस्ट ने जानकर उसे कास्ट्रो के साथ रखा क्योंकि वो जानते थे कि उनकी नहीं बनती है। लुइस को ऐसा लगता था कि सार्जेंट वेस्ट उसे उस मिशन से मरवाना चाहते थे। लुइस आगे बताता है कि थोड़ी देर बाद वहाँ एक एक्सप्लोजन हुआ और सभी लोग जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वेस्ट मर चुका था। जिसके बाद सभी लोग वहाँ के शेल्टर होम में गए जहाँ सभी लोग थे सिवाय पाइक के। कुछ देर बाद पाइक वहाँ पर आया और सभी लोगों ने उसका ग्रेनेड चेक किया मगर वो उसके पास नहीं था, जिसका मतलब था कि पाइक ने वो एक्सप्लोजन किया है और वेस्ट को मार डाला। और ये बात पाइक ने खुद एक्सेप्ट भी की है। जिसके बाद उन्होंने पाइक को बांध दिया और सभी सोने चले गए। कुछ देर बाद लुइस ने देखा कि पाइक और रेमंड आपस में बात कर रहे हैं और वो मिलर और न्यूनेस को मारने की बात कर रहे थे। इसी बीच सभी लोग जाग गए और फायरिंग शुरू हो गई। रेमंड ने कास्ट्रो को मार दिया, इसलिए मिलर उसका पीछा कर रहा था। उसी फायरिंग में बाकी सभी लोग भी मारे गए। ये कहानी सुनने के बाद टॉम लुइस से पूछता है कि अगर ये सच है तो रेमंड उसको क्यों बचा कर लाया है, जिस पर लुइस कहता है कि उसको लगता है क्योंकि रेमंड को एक गवाह चाहिए होगा और रेमंड को लगा होगा कि शायद लुइस उसका साथ देगा। इन सब के बाद टॉम और जूली एक बार फिर रेमंड के पास जाते हैं जहाँ वो उससे कहता है कि लुइस ने उनको सारी बात बता दी है। अगर अब भी वो कुछ नहीं बोला तो लुइस की बात को ही सच मान लिया जाएगा। जिसे सुनकर रेमंड उन्हें म्यूलर के ड्रग के बिजनेस के बारे में बताता है और एक बार फिर हमें उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जब वो सभी लोग उस ट्रेनिंग मिशन पर गए हुए थे। इस बार हम देख पाते हैं कि जब वो सभी लोग वेस्ट की बॉडी को देखकर शेल्टर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर म्यूलर पहले से ही मौजूद होता है और उसने शर्ट नहीं पहनी हुई होती है। वो लोग म्यूलर से उसका ग्रेनेड दिखाने के लिए कहते हैं जहाँ पर हम देख पाते हैं कि म्यूलर के पास ग्रेनेड होता है। जिसके बाद एक बार फिर शक पाइक के ऊपर जाता है और वो लोग उसको पकड़ लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि पाइक रेमंड से कहता है कि अगर उसने वेस्ट को मारा होता तो पास से गोली मारने की वजह से उसके ऊपर खून के निशान होते जो कि उसके ऊपर नहीं है। मगर म्यूलर के पास शर्ट नहीं है, जिसका मतलब है कि उसने वेस्ट को मारा है। वो रेमंड से कहता है कि क्योंकि वो ब्लैकमैन है, अगर इन लोगों ने उसे आर्मी को सौंप दिया तो वो पक्का मारा जाएगा। आगे वो रेमंड को ये भी बताता है कि म्यूलर ने उसको ड्रग्स दिए थे और उसी ने उसे उनकी आदत भी डाली है क्योंकि वेस्ट की ट्रेनिंग पाइक से झीली नहीं जा रही थी, जिसके लिए उसने ड्रग्स का सहारा लिया। इसके बाद वो रेमंड को बताता है कि म्यूलर के साथ कास्ट्रो भी मिला हुआ है और उनके इस ड्रग के बिजनेस के बारे में सार्जेंट वेस्ट को पता चल चुका है, इसलिए उन दोनों ने मिलकर उसको मारा है। ये सब सुनकर रेमंड को भी पाइक की बातों पर यकीन होने लगता है और जैसे ही वो उसे खोलने के लिए आगे बढ़ता है तभी बाकी लोग जाग जाते हैं। पाइक म्यूलर से उसकी शर्ट के बारे में पूछता है और सभी को उसकी सच्चाई बताने की कोशिश करता है, मगर तभी म्यूलर उसको गोली मार देता है। जिसके बाद कास्टर बाकी लोगों पर गन तान देता है क्योंकि वो भी म्यूलर के साथ मिला हुआ था। वो लोग बाकी बचे 3 लोगों से उनके साथ मिल जाने के लिए कहते हैं, पर तभी वहाँ की छत टूट जाती है और सभी लोग फायरिंग करने लगते हैं जिसमें न्यूनेज और कास्टर मारे जाते हैं, जबकि रेमंड लुइस को अपने साथ लेकर वापस आ जाता है। तो अब यहाँ पर है 2 कहानियां, एक लुइस की और दूसरी रेमंड की। लुइस की कहानी के हिसाब से रेमंड गुनहगार है और रेमंड की कहानी के हिसाब से मिलर और कास्ट्रो। तो अब टॉम सच का पता कैसे लगाएगा, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब टॉम के पास अभी नहीं होता है। कुछ समय बाद वो लोग रेमंड से वो सभी कुछ लिख कर देने के लिए कहते हैं, जिसके बाद रेमंड उन्हें वो इंजेक्शन दिखाता है जो उसे पाइक ने दिया था। वो बताता है कि हॉस्पिटल में कोई पीट विल्मर है जो मिलर और कास्ट्रो की मदद कर रहा था। ये सुनकर जूलिया शॉक्ड रह जाती है क्योंकि पीट उसका बॉयफ्रेंड है और वो उसकी नाक के नीचे से ड्रग डीलिंग कर रहा था और उसको पता भी नहीं चला। जूलिया और टॉम पीट से मिलने जाते हैं जो पहले तो कुछ नहीं बोलता, मगर तभी जूलिया गुस्से में उसकी नाक तोड़ देती है और जब वो उनको बताता है कि वो लुइस को ड्रग दिया करता था और मिलर और कास्ट्रो डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करते थे, तो अब 3 लोगों के पास वेस्ट को मारने का मोटिव था, मिलर, कास्ट्रो और लुइस, क्योंकि वो तीनों ही उस ड्रग स्कैंडल में शामिल थे। लेकिन लुइस रेमंड पर इल्जाम क्यों डाल रहा है, ये बात अभी भी समझ में नहीं आ रही होती है। इसी वजह से जूलिया और टॉम एक बार फिर से लुइस से मिलने जाते हैं जो उनको कुछ नहीं बताता, मगर तभी उसके कान से खून आने लगता है और अचानक वो खून की उल्टी करके मारा जाता है। जिसके बाद कर्नल स्टाइलिस वहां आकर जूलिया को सस्पेंड कर देते हैं और टॉम को भी वापस जाने के लिए कहते हैं। मरते वक्त लुइस ने जूलिया के हाथ पर 8 का साइन बनाया होता है
जिसे जब वो टॉम को दिखाती है तो वो उसको एक राज बताता है जो उसको कर्नल स्टाइलिस ने शुरुआत में ही बता दिया था। टॉम बताता है कि वो सभी लोग जो उस मिशन पर गए थे वो सभी सेक्शन 8 के मेंबर्स थे, वो सभी लोग पागल थे, ऐसा कर्नल स्टाइलिस ने उसको बताया था। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि रेमंड को वहाँ से ले जाया जा रहा होता है और पीट को ले जाने के लिए जब जूलिया और टॉम वहाँ पर आते हैं तब पीट अनजाने में एक बड़े राज का खुलासा करता है, जिसमें वो उन्हें बताता है कि जिस आदमी से अभी तक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है वो पाइक है, जिसका मतलब ये है कि रेमंड एक ब्लैक मैन था। इसका मतलब है कि जो कहानी पाइक ने रेमंड बनकर सुनाई वो सिर्फ खुद को बचाने के लिए थी, क्योंकि उसने सारा इल्जाम पाइक पर डाल दिया था और खुद रेमंड बनकर आजाद हो गया। ये सब सुनकर टॉम और जूलिया तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं, जहां वो तुरंत पाइक को पकड़ लेते हैं और अब एक बार फिर पाइक से सच पूछा जाता है, जिस पर वो उनको बताता है कि उस दिन जब वो लोग शेल्टर तक पहुंचे तब कैस्टर, न्यूनेस, लुइस और मुलेस आपस में ड्रग्स की बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पर वेस्ट आ गया। वो पहले से सब कुछ जानता था, जिसके बाद वो लोग उसको मारने की कोशिश करने लगे। पाइक बताता है कि वो वहाँ से जंगल की तरफ भागे, मगर तभी सार्जेंट वेस्ट ने उनको सरेंडर करने के लिए कहा, पर क्योंकि पाइक ने कुछ नहीं किया था इसलिए वो वहाँ से जाना चाहता था। मगर तभी किसी ने वेस्ट को गोली मार दी और पाइक ने अपना बैच रेमंड से बदल लिया और लुइस को अपना साथ देने के लिए बचा कर ले आया। ये सब खत्म होने के बाद टॉम कर्नल स्टाइलिस के साथ शराब पीने के लिए जाता है, जहां वो कर्नल स्टाइलिस से पूछता है कि अगर सार्जेंट वेस्ट को सब कुछ पता था तो उन्होंने स्टाइलिस को कुछ क्यों नहीं बताया, जिस पर स्टाइलिस हंसता है। तब टॉम कहता है कि सच तो ये है कि वेस्ट ने उसको सब कुछ बताया था, मगर क्योंकि वो खुद इस स्कैंडल का हिस्सा था इसलिए उसने मिलर और कास्टो से वेस्ट को मार देने के लिए कहा और उसी ने अस्पताल में भी लुइस को जहर दिया, क्योंकि वो ड्रग स्कैंडल वाली बात को बाहर लाना नहीं चाहता था। ये सब सुनकर कर्नल स्टाइलिस टॉम को रिश्वत देकर उसे अपने साथ शामिल हो जाने के लिए कहते हैं, मगर टॉम उसकी बात को नहीं मानता है, जिस पर वो टॉम को गोली मारने वाला होता है कि तभी खिड़की के बाहर से कोई कर्नल स्टाइलिस को गोली मार देता है। वो थी कैप्टन जूलिया ऑसबॉर्न, जिसने सारी बातें सुन ली थी। ये सब हो जाने के बाद टॉम जूलिया को अपना नंबर देता है और उसको अलविदा कहकर चला जाता है, मगर तभी जूलिया को कुछ गड़बड़ लगती है और वो टॉम का पीछा करती है, जहाँ पर वो देखती है कि कुछ दूर बाद टॉम गाड़ी रोकता है और तभी वहाँ पर आता है पाइक, जिसको लेकर टॉम कहीं जाने लगता है। टॉम का पीछा करते हुए जूलिया पहुंच जाती है एक बिल्डिंग में। अब जूलिया को लगता है कि ये सब टॉम की एक सोची समझी चाल थी, क्योंकि वो उन सभी लोगों को जानता था जो उस स्कैंडल में शामिल थे और उसी ने सार्जेंट वेस्ट को मारा है, क्योंकि टॉम ने भी कभी उनके अंडर में काम किया था और वो भी वेस्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अब जैसे जूलिया ऊपर पहुंचती है तो वो टॉम पर गन तान देती है, मगर तभी अचानक जूलिया के सामने एक ऐसा आदमी आ जाता है जिसको देखकर वो शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि वो आदमी था सार्जेंट वेस्ट। और एक एक करके वहाँ पर आ जाते हैं वो सभी मरे हुए लोग, रेमंड, पाइक और न्यूनेस। अब यहाँ पर जूलिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, जिस पर सार्जेंट वेस्ट उसको बताते हैं कि वो ऑफिशियली मर चुके हैं, मगर अनऑफिशियली टॉम की वजह से वो जिंदा है। वो बताता है कि उसने ड्रग डीलिंग की बात कर्नल स्टाइलिस को बताई थी, मगर उनके उस पर कोई रिस्पॉन्स ना देने पर वो समझ गया था कि शायद वो भी उस बिजनेस में मिले हुए हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए टॉम से मदद मांगी, जिसने उस प्लान में शामिल सभी लोगों को मारा और बाकी लोगों को बचा लिया। अब टॉम बताता है कि वो लोग हैं ऑफिशियल सेक्शन 8, जिनसे सभी लोग डरते हैं। वो लोग जूलिया को भी एक जॉब ऑफर करते हैं। आखिरी में उन्हीं में से एक आदमी टॉम को मार्शल कहकर बुलाता है, जिस पर जूलिया एक बार फिर से शॉक्ड रह जाती है और इसी अमेज्ड जूलिया के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।